संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हृदय बताया था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 144 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मूल अधिकारों की हनन करता। आज आगरा में डॉक्टर लोहिया की 1966 में हुई गिरफ्तारी के मुकदमे को देखते हैं। सरकारें या जिला प्रशासन आंदोलनकारियों को आंदोलन की समय सीमा तक गिरफ्तार रखने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 का प्रयोग करते रहे हैं। ऐसे हालातों पर समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने रिहा होने के बजाय धारा 144 में की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिए गए उपायों में से एक हैबियस कॉर्पस को जरिया बनाया। लोहिया धारा 144 को भी हाईकोर्ट से असंवैधानिक घोषित कराने के प्रयास करते रहे। यद्यपि लोहिया इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए, तब भी उन्होंने मजबूत तर्कों से सिद्ध किया कि सीआरपीसी की धारा 144 संविधान के अनुच्छेद 19 उपखंड 1, 2, 3 से असंगत है। 11 जुलाई 1966 लोहिया आगरा में 6 अन्य समाजवादी नेताओं के साथ गिरफ्तार किए गए। 12 जुलाई 1966 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान विपक्ष की प्रमुख पार्टियों द्वारा किया गया था। लोहिया लोकसभा के सदस्य तथा विपक्ष की आवाज थे। लोहिया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान, विचारक व 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता तथा गोवा मुक्ति के प्रेरणा स्रोत रहे थे। 10 जुलाई को एहतियात के लिए जिलाधिकारी आगरा ने सीआरपीसी की धारा 144 की घोषणा कर दी थी। बंद के सिलसिले में 11 जुलाई की शाम आगरा के फुलट्टी बाजार चौराहे पर आम सभा रखी गई थी। लोहिया को उसी आम सभा को संबोधित करना था। दिल्ली से तूफान एक्सप्रेस द्वारा लोहिया 11 जुलाई की दोपहर आगरा के राजा की मंडी स्टेशन पर उतरे, जहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके थे। ट्रेन से उतरते ही डॉक्टर लोहिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ पूर्व सांसद ब्रजराज सिंह, आगरा से तत्कालीन एमएलए बालोजी अग्रवाल, हुकुम सिंह परिहार, राम स्नेही लाल यादव, किताब सिंह यादव व गंगा प्रसाद शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तारियां धारा 144 के उल्लंघन में की गईं तथा उन्हें आगरा जिला जेल ले जाया गया। दूसरे दिन यानी 12 जुलाई को सभी गिरफ्तार नेताओं को मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना था, परंतु अभियोजन की ओर से अर्जी देकर अनुरोध किया गया कि बंद के कारण कानून व्यवस्था को देखते हुए जेल में अदालत लगा दी जाए, जिसे स्वीकार कर लिया गया। गिरफ्तारी 11 जुलाई को 2:45 बजे की गई थी, परंतु 12 जुलाई को मजिस्ट्रेट 5 बजे जेल में पहुंचे, जहां लोहिया व अन्य की ओर से अर्जी देकर दोनों पक्षों के लिखित बयान का अनुरोध किया गया, जिसे मजिस्ट्रेट ने यह कहकर स्वीकार कर दिया कि यह कार्य कोर्ट में ही हो सकेगा तथा 16 जुलाई की अगली तारीख लगा दी। 13 जुलाई को लोहिया ने एडीएम जे चित्रांगद सिंह की अदालत में मामला हस्तांतरित करने की अर्जी दी, जिसे एडीएम जे ने स्वीकार कर केस को अपनी ही कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया। यह जानना दिलचस्प होगा कि एडीएम जे द्वारा अपनी कोर्ट में मामला लेने के विरुद्ध अभियोजन ने स्टे के लिए जिला जज के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया। सरकार इतनी दहशत में थी कि तुरंत चित्रांगद सिंह का आगरा से तबादला कर केसी सेठ को वहां भेज दिया, जिस पर अभियोजन ने जिला जज के यहाँ दिए गए प्रार्थना पत्र पर दबाव नहीं दिया। 20 जुलाई को लोहिया व अन्य की ओर से जेल से ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस की रिट लगा दी गई। 21 जुलाई को सभी को 200 रुपए के निजी मुचलकों पर रिहा कर दिया गया। यहाँ मुकदमे से पृथक एक बात बता दें कि रिहा होने पर आगरा कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से डॉक्टर लोहिया को निमंत्रण दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। कुछ मिनटों के नोटिस पर आगरा कॉलेज का विशाल गंगाधर शास्त्री हॉल डॉक्टर लोहिया के आने से पूर्व ही खचाखच भर गया था। जिन्हें जगह न मिली थी वे बाहर लोहिया को देखने सुनने के लिए भारी संख्या में खड़े थे। लोगों का कहना था कि यदि 11 जुलाई की फुलट्टी बाजार में आम सभा हुई होती तो फुब्बारे तक यानी कि 1 किलोमीटर तक जगह खाली न रहती। उच्च न्यायालय में लोहिया की ओर से प्रस्तुत रिट में सीआरपीसी की धारा 144 व धारा 188 को असंवैधानिक घोषित करने की याचिका दी गई। यहां से मुकदमे में कानूनी बारीकियां शुरू हो गईं, जो कानून के विद्यार्थियों, प्रोफेशनल्स व राजनीतिक नेताओं व कार्यकर्ताओं के लिए ज्ञानवर्धक हैं।
सरकार की ओर से पहली आपत्ति आई कि चूंकि याचिकागण जेल से रिहा हो चुके थे, इसलिए हैबियस कॉर्पस की याचिका निष्फल हो चुकी थी। यहां बाबूलाल पराटे बनाम महाराष्ट्र राज्य को उद्धृत करते हुए कहा गया कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद भी प्रभावी मानी गई। जहीर अहमद बनाम गंगा प्रसाद में भी माना गया कि ऐसा व्यक्ति अदालत के नियंत्रण में ही माना जाता है, क्योंकि रिहाई सशर्त होती है तथा शर्त न मानने पर पुनः कस्टडी में लिया जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने कहा कि लोहिया का केस भिन्न है, क्योंकि याचिकाकर्ता जमानत पर न होकर निजी मुचलके पर रिहा किए गए हैं। न्यायालय ने माना कि जमानत की तरह मुचलके में भी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध रहता है, अतः राज्य सरकार की आपत्ति निरस्त कर दी गई। अब मुख्य मुद्दा धारा 144 व धारा 188 की संवैधानिकता का रह गया। डीएम आगरा का 144 का आदेश दो आधारों पर घोषित था। पहला, बंद के दिन जबरदस्ती दुकान बंद कराने पर शांति भंग व अहिंसा की संभावना थी। दूसरा, तत्काल शांति बनाए रखने के लिए रोकथाम आवश्यक थी। लोहिया स्वयं तर्क रख रहे थे। साथ में वरिष्ठ वकील एस.एन. कक्कड़ से लोहिया की ओर से कहा गया कि कहीं भी ना तो हथियार थे, ना दंगा था, ना शांति भंग हुई थी। ऐसे में धारा 144 संविधान के अनुच्छेद 19 उपखंड 2 और 3 के बचाव से बाहर थी तथा किसी एक खंड से भी असंगत होने पर अल्टा विरेश यानी अधिकारित नहीं थी। धारा 144 की संवैधानिकता को लोहिया ने उच्च न्यायालय में चुनौती दो आधारों पर दी थी। धारा 144 संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) की भावना के विपरीत है तथा बचाव के लिए उपखंड 2 व 3 में शस्त्र विहीन एकत्रीकरण नहीं है। दूसरा, धारा को इतना विस्तृत व शक्तिशाली बना दिया है कि वह मूल अधिकारों पर तर्कहीन दबाव बनाती है। लोहिया के कथन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के अनेक दृष्टांत दिए गए। लोहिया का कहना था कि जिला मजिस्ट्रेट की घोषणा दंगा या अशांति की शंका के अंतर्गत थी, परंतु गिरफ्तारी के दिन किसी भी क्षण ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी थी। धारा 144 मूल अधिकारों को दबाने का टूल बन गई है। लोहिया दलील दिए जा रहे थे तथा विपक्ष में 1 दर्जन से अधिक उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की नजीरें रखी जा रही थी। धारा 188 का विरोध करते हुए लोहिया ने कहा कि यह स्वयं 144 के असंगत है। मूल बात यही रखी गई कि धारा 144 संविधान के मूल अधिकारों से असंगत है तथा धारा 188 धारा 144 से असंगत है, जिसमें 144 के उल्लंघन पर सजा का प्राविधान है। लोहिया ने कहा कि 144 के अंतर्गत जब गिरफ्तारी बिना अपराध करे केवल एहतियात के तौर पर की गई है तो सजा का कोई सवाल ही नहीं है। यद्यपि एक धारा 144 में 188 की चुनौती सुप्रीम कोर्ट की पूर्व नजीरों के आधार पर खारिज हुई, तथापि लोहिया के दमदार सवालों को उत्तरों की भविष्य में प्रतीक्षा रहेगी।